Assalamu alaikum listeners. Novel name Gunahgar. Writer Zenia Sharjeel. Episode 2. अरे सरवर आंटी, आप आई हैं? कैसी हैं? मुझे मालूम होता आप आई हैं तो नुमैर को जबरदस्ती अंदर बुला लेती। अभी वही छोड़ कर गया है मुझे। मिनाल ने घर आते ही सरवत को देखते हुए कहा और उसके गले लग गई। अच्छा, तो खूब घुमा फिरा जा रहा है नुमैर के साथ। वैसे इशरत क्या ख्याल है? इन दोनों की लगामें खींचनी चाहिए, मजबूती से किसी पायदार बंधन में इन दोनों को फौरन बांध देना चाहिए। सरवत ने पास बैठी इशरत से मशवरा मांगा। इससे पहले इशरत कुछ बोलती, मिनाल बोल उठी। आंटी प्लीज, नुमैर से मैंने कह दिया है, कम से कम 3 साल से पहले तो शादी का सोचना भी नहीं। मिनाल का एकदम यूं बोल देना सरवत को बुरा लगा। वो सरवत की बांझी थी, उसे अजीज थी, मगर इतना बेबाक होकर बोलना और यूं शादी से पहले घूमना फिरना सरवत को ये अंदाजे काक नहीं भाता था। वो घर जाकर भी नुमैर के कान खींचने का इरादा रखती थी। मिनाल, जरा कम बोला करो, चलो कमरे में जाओ। इशरत बड़ी बहन का एकदम खामोश होना महसूस कर गई थी। इसे मिनाल को टोकते हुए कहा, जिस पर मिनाल बरखिलाफ तवक्का उठकर चली गई। और ये अनाया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सरवत ने मौजू बदलते हुए इशरत से पूछा। होना कहाँ है? पड़ी होगी अपने कमरे में। अनाया, ओ अनाया। इशरत ने सरवत को बताती ही अनाया को आवाजें दे डाली। जी मामी, आपने बुलाया? ओह सरवत आंटी, कैसी हैं आप? कब आई? अनाया, जो कि इशरत के बुलाने पर ड्राइंग रूम में आई, मगर साथ बैठी सरवत को देखकर खुशदिली से उससे मुखातिब हुई। उसे मामी की बहन और नुमैर दोनों ही पसंद थे। वो दोनों शुरू से ही उसे अच्छे तरीके से मिलते थे। तुम अपने हुजरे से बाहर निकलोगी तो तुम्हें मालूम होगा ना कि कोई कब आया है। ना अदब है, ना लिहाज है कि बंदा आए गए को पूछ ही ले। सरवत के कुछ बोलने से पहले इशरत अनाया को डपटते हुए कहने लगी। इशरत, क्या हो जाता है तुम्हें? लहजे में नरमी लाया करो बात करते हुए। उसे खबर नहीं हुई होगी कि मैं आई हूँ, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनाया मुझसे मिलने ना आए। यहाँ बैठो अनाया, मेरे पास। सरवत ने इशरत को समझाते हुए अनाया को अपने पास बैठने के लिए कहा। वो मुस्कुराकर सरवत के पास बैठ गई, जिस पर इशरत जल कर रह गई। उसका अपनी बड़ी बहन का यूं अनाया से हमदर्दी करना और मोहब्बत करना एक आंख नहीं भाता था उसे। अभी यही बैठी बातें कर रही होंगी, आपा के लिए चाय पानी का भी इंतजाम करूंगी। जाओ जाकर बुआ से कहो कि रात के खाने में कोई ढंग का खाना बनाए। थोड़ी देर बाद जब इशरत ने सरवत को अनाया से बातें करते देखा तो फौरन अनाया को देखकर कहा, जिस पर अनाया उठकर किचन की तरफ चली गई। इशरत, मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया दिन ब दिन इस बच्ची के साथ कितना हिद्दा कमीज होता जा रहा है। सरवत ने अपनी छोटी बहन को मलामत भरी नजरों से देखते हुए टोका। अरे आपा, इसी के भले के लिए टोकती हूँ, ताकि दूसरे घर जाकर जूते ना खाना पड़े। अच्छी शक्ल सूरत से क्या होता है, तो साल में आदात और अतवार भी देखे जाते हैं। इशरत बात बनाती हुई बोली, यही बात तो मन्नाल के लिए भी सोचा करो, बल्कि उसे ज्यादा समझने की जरूरत है। खैर, ये बताओ फरमान कब तक आएगा? जरूरी बात करनी है मुझे उससे। सरवत की बोलने की देर थी, फरमान घर में दाखिल हुआ। कैसी हैं आप? कब तशरीफ लाई? फरमान ने सरवत को देखकर सोफे पर बैठते हुए पूछा। सरवत से बात करते हुए फरमान के लहजे में हमेशा इज्जत और एहतराम शामिल होता था। थोड़ी देर हुई है मुझे आए हुए, तुम सुनाओ कैसे मिजाज है? सरवत ने फरमान से पूछा। इतने में अनाया ट्रॉली में चाय रखे दीगर लवाजमत के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। तब तक मिनाल भी चेंज करके ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। हाँ तो आपा, क्या जरूरी बातें करनी थी आपने फरमान से? अनाया सबको चाय सर्व कर रही थी, तब इशरत ने सरवत को मुखातिब किया। आंटी चाय। अनाया ने सरवत के आगे चाय का कप सॉसर समेत बढ़ाते हुए कहा तो सरवत ने मुस्कुराकर चाय का कप उससे ले लिया। साथ ही अनाया का हाथ थामकर उसे अपने पास बिठाया। मिनाल बेटा, बाकी सबको चाय आप सर्व करो, सरवत ने मिनाल को देखते हुए कहा। वह अनाया को घूरती हुई सरवत को देखकर मुस्कुराई। सोफे से उठकर बाकी सबको चाय सर्व करने लगी। हाँ तो भाई फरमान, मैं तुमसे आज अपने निहाल के लिए अनाया का हाथ मांगने आई हूँ। भाई तुम्हारी भांजी मुझे अपने बड़े बेटे के लिए बेहद पसंद है, और निहाल तुम्हारे सामने ही पला बड़ा है। उसका मिजाज, किरदार, आदत, इन सब से तुम वाकिफ हो। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ, अगर कोई एतराज है तो मैं बाकायदा रस्म करने कब आऊं?
सरवत ने अपने बराबर में बैठी हुई अनाया का हाथ थामकर फरमान से कहा। सरवत अनाया के साथ साथ कमरे में मौजूद तमाम नफूस को भी हैरान करके, आपा, आपकी बात पर भला मुझे क्या एतराज होगा? निहाल जैसे सुलझे हुए और फर्माबरदार बच्चे के लिए कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि वो उसका दामाद बने? अनाया मेरे लिए बिल्कुल मिनाल की तरह है। अगर अनाया की इस रिश्ते में मर्जी शामिल है तो मैं बहुत खुश हूँ। फरमान वाकई अनाया के लिए बहुत खुश था, क्योंकि अनाया जैसी हसास तबीयत की मालिक थी उसके साथ कोई सुलझा हुआ लड़का ही सूट करता, और उसमें कोई शक नहीं था कि निहाल एक सुलझा हुआ और अच्छे अखलाक वाला लड़का था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अनाया से उसकी मर्जी अभी पूछ लेते हैं। हाँ भाई अनाया, जल्दी से बताओ, अपने निहाल की दुल्हन बनाकर ले जाऊं तुम्हें अपने घर? सरवत ने अनाया के सामने हाथ पर दबाव डालकर मुस्कुराते हुए पूछा, जिस पर अनाया ने एक नजर सरवत को देखा और फौरन नजर नीचे झुका ली, जिस पर सरवत के साथ साथ फरमान भी मुस्कुरा दिया, जबकि इरशाद और मनाल को ये मंजर एक आंख नहीं भाया था, मगर वह दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश रही। नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं आज तुम्हें मैसेज पर शुक्रिया अदा करूं। सर झुकाकर बैठी हुई अनाया को निहाल का आज दोपहर में बोला गया जुमला याद आया, और अब उसका मफहूम भी समझ गई थी। निहाल, आज पहली बार बगैर भाई का लफ्ज कहे उसने दिल में निहाल का नाम लिया, और उसका दिल अजीब अंदाज में धड़का। अनाया अपना सर और ज्यादा झुका गई। उसे डर था कि कहीं कोई उसका चेहरा देखकर उसके दिल की बात ना जान ले। देखो जरा इस मनहूस की किस्मत, कैसे बैठे बैठाए ऐसा शानदार लड़का मिल गया, और आपा की अकल पर तो मानो जैसे पत्थर ही पड़ गए हैं। ऐसी सियाबख्त लड़की को अपने घर की बहू बनाने का सोच रही हैं, जो अपने माँ बाप को ही सालिम निकल गई। सरवत के जाने के बाद इशरत मिनाल के कमरे में आकर मुसलसल टहलते हुए बोली जा रही थी, जबकि मिनाल अपने बेड पर तकिया गोद में रखे हुए बैठी थी। आप यहाँ बैठकर उसकी किस्मत पर रश करती रहो। आधी उम्र इस जाहिल को मैं यहाँ बर्दाश्त करती रही, और अब बाकी उम्र मुझे इसकी शक्ल देखकर गुजारनी पड़ेगी। मिनाल तपते हुए बोली, और तुम नजर आपा के सामने अपनी जबान को तालू से चिपका कर रखा करो। कोई लड़की इस तरह अपना मुंह खोलकर अपनी शादी की बात नहीं करती। अब तो इस अनाया से पहले तुम्हारी शादी करूंगी नुमैर से, ताकि तुम अपने कदम मजबूती से जमा सको उस घर में। इरशाद मनाल के पास बैठती हुए बोली, खुदारा मामा, मुझे अभी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, और सरवत आंटी कभी भी निहाल से पहले नुमार की शादी का नहीं सोच सकती। और एक तरह से अच्छा है ना, इस अनाया को दफा होने दे। कम से कम 3 साल तो मैं सुकून से घर में गुजारूंगी बगैर उसकी शक्ल देखे हुए। अब आप ही अपने कमरे में जाकर लेटें, मुझे अपनी दोस्त से बात करनी है। मैंने लहजे में बेजारी लाते हुए इशरत को कहा, और अपनी बेटी को कड़े तेवरों से घूरती हुई उसके कमरे से चली गई। ये अकेले अकेले किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है? निहाल को मुस्कुराता हुआ नौफिल मायने खैजी से पूछा, जिस पर निहाल शर्मिंदा सा हो गया। बराबर में बैठा हुआ नुमैर हंस पड़ा। वो दोनों इस वक्त नौफिल के घर में मौजूद थे। दिमाग खराब हो गया मेरा, जो अकेले में मुस्कुराऊंगा। वो तो ऐसे ही कोई बात याद आ गई थी। निहाल अपनी झेंप मिटाता हुआ बोला, झूठ बोल रहा है, ये यकीनन अनाया के ख्यालों में खोया हुआ होगा। जब से मम्मा ने उसे बहू बनाने का सोचा है, ये इसी तरह ख्यालों में खोया हुआ रहता है। नुमैर हंसता हुआ नौफिल के सामने उसका राज फाश करने लगा। नौफिल भी नुमैर की बात पर हंसने लगा। इंसान के बच्चे बन जाओ तुम दोनों, और मेरा रिकॉर्ड लगाना बंद करो। तुम्हें मेरा मुस्कुराना दिख रहा है, अपने खोए खोए अंदाज भी चेक करो, और मुंह से फूटो जो तुम आधे घंटे से बताना चाह रहे हो मगर बता नहीं पा रहे। निहाल अब नौफिल को देखता हुआ बोला। नौफिल इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। यार, एक लड़की है, 3 दिन से दिमाग पर चिपक गई है, निकल ही नहीं रही। नौफिल आंखें बंद करके बताने लगा। उसकी आंखों के सामने शानजे का अक्स लहराया। ओ भाई, तुम दोबारा से शुरू मत हो जाना कि एक बार फिर से तुम्हें मोहब्बत हो गई। निहाल उसके आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, नहीं यार, अब की बार बिल्कुल सीरियस वाली सिचुएशन है, फीलिंग्स एकदम अलग। क्या बताऊं, थप्पड़ गाल पर पड़ा मगर मीठा मीठा दर्द यहाँ हो रहा है। नौफिल ने अपना हाथ दिल पर रखता हुआ बताया। उसकी बात सुनकर नुमैर और निहाल दोनों हंस पड़े। कसम से यार, तुम्हारा भी जवाब नहीं।
ये थप्पड़ वाला हसीन हादसा हुआ कब वैसे? नुमैर ने दिलचस्पी लेते हुए नौफिल से पूछा। नौफिल ने खोए खोए अंदाज में अपनी पूरी रुदात सुना दी। यकीन करो यार, उसकी एक थप्पड़ ने एक ठरकी इंसान को सुलाकर अंदर के आशिक को बेदार कर दिया। 3 दिन से उस जालिम हसीना के बारे में सोचे जा रहा हूँ। जुल्म ये कि कॉलेज के अलावा उसका नाम मालूम है न घर का पता, मगर इंशाअल्लाह मैं जल्दी ढूंढ लूंगा उस जालिम हसीना को। नौफिल पूरे अज़म से बोला, जिस पर उमैर और निहाल दोनों मुस्कुराए। चलो भाई, मेरे अलावा तुम दोनों गधों का भी बेड़ा पार हो गया, मगर अब मुझे सनिया और मारिया दोनों से हमदर्दी है। नुमैर ने स्कूल लाइफ की दोनों क्लास फेलो का नाम लिया, जो कि एक 7th क्लास की स्टूडेंट थी जबकि दूसरी 9th क्लास की स्टूडेंट, और इन दोनों से ही नौफिल बड़ा होकर शादी करने का इरादा रखता था। 2 क्यों, एक वो भी तो थी, अलिशबा, हमारी यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर वाली। निहाल के बोलने पर नौफिल और नुमैर संजीदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने नोट किया है, अक्सर यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के जिक्र पर तुम दोनों को क्या हो जाता है? निहाल ने सोचा, आज वो इन दोनों से पूछ ही ले। अक्सर इन दोनों तीनों के बीच जब यूनिवर्सिटी का जिक्र होता था, खासकर फाइनल ईयर का, तो वो दोनों ऐसे ही चुप हो जाते थे या नजर चुराने लगते थे। यूनिवर्सिटी के जिक्र पर क्या होना है? तुम बताओ, मंगनी का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? क्या डिसाइड किया है? नौफिल निहाल से पूछने लगा। निहाल नौफिल को अपनी और अनाया की मंगनी के मुतालिक बताने लगा, जबकि नुमैर किसी गहरी सोच में 6 साल पीछे चला गया, जहां उसे यूनिवर्सिटी में अलिशबा के साथ एक और चेहरा भी याद आया। यानी तुम्हारी मंगनी होने वाली है? ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज है, बहुत बहुत मुबारक हो। कॉलेज पहुंचकर अनाया ने शानजे को सरवत के आने का मकसद बताया, तो शानजे ने उससे खुश होकर मुबारकबाद दी। तुम मुझे मुबारकबाद दे रही हो और मैं निहाल भाई का सोच रही हूँ। वो तो बहुत सीरियस टाइप इंसान है, बातें भी सोच सोच कर करने वाले। पहले कभी उनके मुतालिक ऐसा सोचा नहीं, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अनाया की बातें सुनकर शानजे ने अपने माथे पर हाथ मारा। फिट्टे मुंह, मंगेतर बनने वाला है वो तुम्हारा, कम से कम अब उससे भाई तो ना बोलो। और बातों का क्या है, पहले बातें नहीं करते थे, कल कार में उन्होंने तुमसे बातें की, समझो अब बातों का दौर तो शुरू हो ही गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ, तुम्हें अजीब लग रहा है मगर बुरा हरगिज नहीं लग रहा। शानजे मुस्कुराती हुई बोली। तुम खुश हो रही हो शानजे? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें तो मर्दों से नफरत है। अनायास को देखते हुए बोली। मर्दों से नफरत मुझे अपने लिए है, तुम्हारे लिए मैं इसलिए खुश हूं कि तुम अपनी मामी और इस निकचिड़ी कजन के शर से बची रहोगी। शानजे अनाया को देखते हुए कहा। बातें करते करते वो दोनों क्लास में पहुंच चुकी थी। मेरे दिल की दुआ है कि जब बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा मर्द आए जो कम से कम तुम्हारे दिल में मर्दों के लिए न सही मगर अपने लिए इस नफरत को निकाल दे। अनाया शानजे को देखते हुए बोली। देखते हैं, मगर मुझे नहीं लगता। शानजे ने कंधे अचकाते हुए कहा। टी पिंक कलर की शर्ट पर लाइट गोल्डन काम के साथ हम रंग दुपट्टा सर पर टिकाए और चूड़ीदार पजामा पहने अनाया बहुत प्यारी लग रही थी। ये ड्रेस आज के फंक्शन के लिहाज से सरवत खुद उसके लिए लेकर आई थी। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो फरमान ने उसे गले लगाकर ढेर सारी दुआएं दी। उसके पुरकशिश रूप को देखकर इशा दिल ही दिल में जलकर रह गई। मैं ड्राइवर को देखकर आता हूँ, इशा तुम मनाल को बुला लो। फरमान इशत को कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ जाकर मनाल को बुला कर लाओ। सुना नहीं फरमान क्या कहकर गए? इशत इनाया से कहती हुई सर झटक कर खुद भी बाहर निकल गई। ऊंची हील पहनने की वजह से अनाया आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मनाल के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा पहले ही मामूली सा खुला हुआ था। अनाया ने जैसे ही पूरा दरवाजा खोला, नुमैर और मनाल जो कि एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, एकदम दूर हुए। वही अनाया भी शर्मिंदा हो गई। मैनर्स नाम की चीज नहीं है तुम्हें, यूं किसी के रूम में आते हैं बगैर दरवाजा नॉक किए? मनाल गुस्से में कहती हुई अनाया के सामने आई। सॉरी आपी, वो मामी ने बोला था कि मनाल को बुला कर लाओ। अनाया आंखें नीचे झुकाए आहिस्ता आवाज में बोली। नॉनसेंस। मनाल उसको गुस्से में देखती हुई रूम से निकल गई। अनाया अनाया भी रूम से जाने लगी तो नुमैर ने उसको आवाज दी। वो दोबारा मुड़ी। सॉरी यार,
मिनाल का मूड अच्छा नहीं था, शायद इसके फ्रेंड्स नहीं आ रहे फंक्शन में, इस वजह से वो तुमसे इतना रूड बिहेव कर गई। नुमैर उसे मनाल की तरफ से वजाहत देने लगा, जबकि वो खुद भी जानता था मनाल अनाया से इसी तरह से बात करती थी। कई दफा नुमैर ने मनाल को समझाया भी, मगर वो नुमैर की बहुत कम बातों का असर अपने ऊपर लेती थी। नहीं, आप ही ठीक कह रही थी, गलती मेरी है, मुझे वाकई नॉक करके आना चाहिए था। अनाया नजरें झुकाकर बोलने लगी तो नुमैर को गिल्ट फील होने लगा। वो मिनाल से चैन का लॉक नहीं लग रहा था तो उसको चैन पहना रहा था। नुमैर को खुद समझ में नहीं आ रहा था वो अनाया को क्यों वजाहत दे रहा है। मामू जान और मामी बाहर वेट कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। अनाया नुमैर की बात के जवाब में बोली और जाने के लिए मुड़ी। अनाया, नुमैर ने दोबारा उसे पुकारा। अनाया ने मुड़कर उसे देखा तो नुमैर उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। आज फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें इतना तैयार देखा है, और तुम यूं तैयार होकर और भी ज्यादा हसीन लग रही हो। ऐसे ही थोड़ी मैं तुम्हें हसीन लड़की बोलता हूँ, बस एक चीज की कमी है। नुमैर अनाया को देखते हुए कहने लगा। क्या क्या कमी रह गई? अनाया कंफ्यूज होकर पूछने लगी। नुमैर उसका हाथ थामकर उसे ड्रेसर के सामने लाया और कंधों से थामकर उसका रुख आईने की तरफ किया। हसीन लड़की, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी प्यारी सूरत से नवाजा है और तुम हर वक्त चेहरे पर घबराहट के आसार लिए फिरती हो। यार, आज के दिन तो थोड़ी स्माइल लाओ अपने फेस पर। नुमैर अनाया की पुश्त पर खड़ा ऐसे अंदाज में बोला, अनाया के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर नुमैर भी मुस्कुरा दिया। इसी चीज की कमी थी, बस अब सारा वक्त निहाल को देख देख कर ऐसे ही स्माइल देना। मुझे पूरा यकीन है वो 2 माह के अंदर अंदर तुम्हें रुखसत करवाकर हमारे घर ले आएगा। नुमैर ने अनाया को छेड़ते हुए कहा, जिस पर वो सचमुच शर्मा गई। क्यूट यार, तुमने निहाल के नाम पर अभी से ब्लश करना शुरू कर दिया। ये बात तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। नुमैर मुस्कुराता हुआ अनाया को देखकर बोला। प्लीज नुमैर भाई, आप उन्हें कुछ मत बोलिएगा। अनाया ने घबराते हुए नुमैर से कहा। उन्हें? वाह वाह, चलो बाहर चलते हैं। नुमैर अनाया के उन्हें कहने पर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। बैंक्वेट में हर तरफ मेहमानों की चहल पहल नजर आ रही थी। एक तरफ फरमान और इशरत रिसेप्शन पर खड़े आने वाले गेस्ट का वेलकम कर रहे थे तो दूसरी तरफ सरवत सब मेहमानों का हाल अहवाल पूछ रही थी। दोनों घरानों में क्योंकि पहली खुशी थी, इसलिए बड़े पैमाने पर तकरीब का इंतजाम किया गया था। मिनाल इन सबसे बेजारों का मुसलसल अपने फोन पर कुछ चेक कर रही थी। नौफिल, निहाल और नुमैर तीनों अपने दोस्तों के साथ खड़े बातें कर रहे थे। निहाल हर थोड़ी देर बाद एक सजी सवरी स्टेज पर अपनी कजन के साथ बैठी अनाया पर डाल देता। उसे सरवत का ही अपने लिए अनाया की सूरत इंतखाब बहुत पसंद आया था। जैसा मिजाज वो रखता था, अनाया इस लिहाज से उसके लिए परफेक्ट थी। वो निहाल को आम दिनों के मुकाबले में आज थोड़ी बड़ी लगी। शायद मेकअप और हैवी ज्वेलरी की वजह से ऐसा लग रहा हो। आज फर्स्ट टाइम निहाल ने उसे इतना तैयार देखा था, वरना हमेशा वो उसे सिंपल ही नजर आती थी। जो भी था, निहाल का दिल बार बार अनाया की तरफ माइल हुआ जा रहा था। वो उससे बहुत प्यारी लग रही थी, मगर अनाया की तारीफ वो उसी के सामने करने का ख्वाहिशमंद था। थोड़ी देर बाद निहाल की नजर स्टेज पर उठी तो अनाया को अकेला बैठा पाया। शायद उसकी कजन वहां से चली गई थी। वो अपने दोस्तों से एक्सक्यूज करता हुआ स्टेज पर आया। क्या हुआ, सब खैरियत है? निहाल ने स्टेज पर आकर अनाया से पूछा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले रिलैक्स बैठी थी। मगर निहाल को स्टेज पर आता देखकर उसके चेहरे पर घबराहट के आसार रोनुमा होने लगे। जी, सब खैरियत है। अब उस स्टेज से नीचे सब लोगों को देख रही थी। तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? निहाल ने उसकी परेशानी की वजह जानना चाहिए। नहीं, वो सब लोग हमें देख रहे हैं ना। अनाया एक नजर निहाल पर डालकर कहती हुई दोबारा लोगों को देखने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तो क्या हुआ? अल्लाह पाक ने सबको आंखें देखने के लिए ही तो दी हैं, इन्हें अपना काम करने दो। तुम यहाँ मेरी तरफ देखो। निहाल ने अनाया का कंफ्यूज चेहरा देखकर उसे आराम से समझाते हुए अपनी तरफ से मुतवज्जा किया। अनाया ने निहाल को एक नजर देखा, मगर निहाल की नजरों को खुद पर महसूस करके अनाया अपनी नजर झुका गई। तुमने उस दिन मेरी शुक्रिया का इंतजार किया? निहाल अनाया को देखता हुआ पूछने लगा। मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ, वरना सुबह सुबह कॉलेज के लिए उठा नहीं जाता। अनाया की बात सुनकर निहाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि जिस दिन निहाल ने अनाया को कॉलेज से घर छोड़ा था,
उस दिन निहाल ने अनाया को कॉल या मैसेज करके शुक्रिया नहीं कहा था, यानी 11 बजे से पहले तुमने मेरे शुक्रिया का इंतजार किया। निहाल अब उसकी तरफ मुस्कुराती नजरों से देखता हुआ पूछने लगा। अनाया इसकी बात सुनकर एक बार फिर नजर झुका गई। मैंने तुम्हें उस दिन इसलिए कॉल करके शुक्रिया नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हें फेस टू फेस शुक्रिया अदा करना चाहता था। मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच 11 साल का ही डिफरेंस है। एक 18 साल की लड़की और 30 साल के मर्द की मेंटालिटी, उन दोनों की सोचों में काफी फर्क होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये फर्क हम दोनों के रिश्ते में हायल न हो। तुम बगैर झिझके, बगैर शर्माए मुझसे अपनी हर बात, हर प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। मैं थोड़ा बहुत रिजर्व नेचर का मालिक हूँ, हर किसी से एकदम फ्रैंक नहीं होता, मगर कॉम्प्लिकेटेड हरगिज नहीं हूँ। इस तरह घबराना छोड़ दो अनाया, हम दोनों की तरफ कोई नहीं देख रहा। अपनी बात के अख्ताम पर एक दफा फिर निहाल ने नरमी से अनाया को बोला, जो मुसलसल स्टेज से पीछे किसी और को देखने में मसरूफ थी। मामी ने सख्ती से मना किया था कि आपसे ज्यादा बात करने की और फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। मामी बहुत देर से हम दोनों को देख ही रह रही हैं और बाद में मुझसे नाराज होंगी। अनाया निहाल को देखकर बेचारगी से बोली। निहाल, शायद निहाल की थोड़ी देर पहले बख्शे हुए एतमाद की वजह से अनाया इस तरह से इश्शत के बारे में भूल गई। निहाल ने जब इश्शत की तरफ देखा तो वो वाकई इन दोनों को नापसंदीदा नजरों से ही देख रही थी। अनाया, बड़ों का एहतराम छोटों पर लाजिम होता है, लेकिन हमारे बड़े अगर जानकर ज्यादती करें तो अपने हक के लिए बोलना चाहिए। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर खाला जानी बाद में कुछ भी कहें तो कह देना, आपका भांजा खुद मुझसे बात करने मेरे पास आया था। वैसे अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, बेफिक्र हो जाओ। निहाल उसको नर्वस देखकर स्टेज से जाने लगा, मगर कुछ याद आने पर पलटा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया। निहाल अनाया को देखता हुआ बोला तो अनाया भी उसको देखने लगी। तुम प्यारी लग रही हो। निहाल के बोलने पर अनाया ने निहाल की तरफ देखा। निहाल की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखकर अनाया ने हल्की सी स्माइल दी। निहाल मुस्कुराता हुआ स्टेज से उतर गया। यार नुमैर देख, वो वही है जिसने हफ्ते भर से तेरे भाई को बेचैन कर रखा है। नौफिल दोस्तों में घिरे हुए नुमैर को खींचकर एक तरफ लाया और शांजी की तरफ इशारा करता हुआ बताने लगा। ब्लैक कलर के ड्रेस में अपनी तमाम तर खूबसूरती और मगरूरियत सजाए बैंक्वेट के दाखिली दरवाजे से नौफिल को अपनी जालिम हसीना आती हुई दिखी। वो काले कपड़ों वाली, वही जिससे तुमने मुंह पर चपेट खाई थी। नुमैर दूर से शांजी को देखता हुआ नौफिल से पूछने लगा। नुमैर की बात सुनकर नौफिल अपनी सारी एक्साइटमेंट भुलाकर एकदम सीरियस हुआ। हाँ, वही काले कपड़ों वाली। और तुम्हें पूरा सीन बताने का ये हरगिज मतलब नहीं था कि तुम जलालत पर उतर आओ। ऐसे यार, ये यहाँ कर क्या रही है? मतलब तुम लोगों की जानने वाली होगी। मेरा प्यारा भाई, जरा उसके बारे में कुछ मालूमात फराहम करके अपने दोस्त का हक तो अदा करो ना। नौफिल अब नुमैर को प्यार से बहलाते हुए बोलने लगा। नहीं है ये हमारे रिश्तेदारों में से, मैं भी उसे फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। हो सकता है मनाल की या फिर अनाया की दोस्त हो। वैसे उसकी शक्ल देखकर लगता नहीं कि ये इतनी बहादुर है। मेरा मतलब है, लगता नहीं है कि उसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया होगा। नुमैर ने आखिर में एक बार फिर जलालत का मुजाहरा किया, जिस पर नौफिल का शिद्दत से दिल चाहा कि वो उसको मुक्का मारे। तुम जैसे बेहुदा दोस्त अगर जिंदगी में मौजूद हो तो इंसान को कभी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़नी। खैर, मैं खुद ही अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। नौफिल अपने इस मतलब पर इस दोस्त को देखता हुआ बोला। ध्यान से मेरे दोस्त, याद रखना यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। यहाँ अगर सबके सामने पड़ गया तो एक पुलिस वालों का और भी रिकॉर्ड लगेगा। नुमैर के मुखलिसाना मशवरे पर नौफिल उसे गाली देता हुआ वहां से चला गया। हेलो, कैसी हैं आप? शांजी वहां पर सिर्फ अनाया की नाराजगी की धमकी की वजह से आई थी, मगर अब अकेली बैठी हुई उसे बोरियत महसूस हो रही थी। जब ये अपने करीब से आती मर्दाना आवाज पर चौंकी। कौन है आप? शांजी उसे देखकर फौरन पहचान गई, मगर चेहरे पर अजनबियत के साथ साथ संजीदगी तारी करते हुए पूछने लगी। मुझे नहीं पहचाना आपने? नौफिल हैरत से उसे देखकर पूछने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर शाहरुख खान भी इनवाइटेड है। शांजी उस पर संजीदगी से तंज करती हुई बोली। तंज अच्छे मारती हैं आप। चलें, मैं आपको याद दिला देता हूँ।
चंद दिन पहले आप किसी पके हुए आम की तरह मेरी झोली में आकर गिरी थी। मेरा मतलब है हफ्ते पहले ही मैंने आपकी जान बचाई थी। अब कुछ याद आया आपको? नौफिल साफ महसूस कर सकता था कि वो उसको पहचानने के बावजूद पोज कर रही थी जैसे जानती ही ना हो। तभी नौफिल उसे वो मंजर याद दिलाने लगा जब वो ऊपर से कूदने के चक्कर में उसकी गोद में आ गिरी थी। मुझे देखने के बाद याद तो आपको भी बहुत कुछ आया होगा। शान से अपने हाथ की हथेली दूसरे हाथ से खुजाते हुए संजीदगी से पूछने लगी। शानजे के इस अंदाज पर नौफिल हंसता हुआ उसे देखने लगा। काफी ढीठ हैं आप, वरना आपको मेरे सामने आते हुए अपना चेहरा छुपाना चाहिए था। यकीनन उस दिन का पड़ने वाला थप्पड़ आप भूल चुके होंगे। शानजे उसे शर्मिंदा होने की बजाय ठिठाई से हंसते हुए देखकर मजीद साफ लफ्जों में शर्मिंदा करते हुए बोली, चेहरा मुझे नहीं आपको छुपाना पड़ता अगर उस दिन मैं थप्पड़ का बदला लेता। मगर क्या है ना, औरत की बेबसी से फायदा उठाने वाला मर्द हरगिज नहीं हूं मैं। नौफिल उसको देखकर जताता हुआ बोला, जो औरत को बेबस करके उसका फायदा उठाते हैं मेरी नजर में वो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं होते। शानजे अपनी बात मुकम्मल करके इस स्टेज पर अन्नाया को देखने लगी। उसका मतलब साफ था, शानजे अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। बहुत अच्छी सोच है आपकी, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ। मुझे लग रहा है हम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए हमें फौरन दोस्ती कर लेनी चाहिए। नौफिल नाम है मेरा। नौफिल ने हाथ मिलाने की गर्ज से उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा तो शानजे ने हकारत भरी नजर उसके हाथ पर डाली और संजीदगी से उसको देखने लगी। मैं मर्दों से हाथ मिलाने वाली लड़की हरगिज नहीं हूं, इसलिए आप अपना ये फ्रैंक नेचर लेकर किसी और लड़की पर ट्राई करें। मेरे पास तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपको यहाँ अपनी जैसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। और दूसरी बात, मेरे और आपके ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे आप और आपके जैसे दूसरे मर्दों से नफरत है। मेरी ताजा ताजा राय आपके बारे में यही है कि एक थप्पड़ आपके लिए काफी नहीं था, इसलिए आप मुझसे दूर रहिएगा। यही आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। शानजे नौफिल को अपनी तरफ से खरी खरी सुनाकर वहां से जाने लगी। वैसे इस तरह की बातें करके आपको नहीं लग रहा कि आप मजीद मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही हैं? टाइम का प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आपसे बात करके आपके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करके मुझे अच्छा लग रहा है, और अब तो मुझे लग रहा है आपसे दूरी मेरी सेहत के लिए मुज़र होगी। अब मुझे अपने लिए संजीदगी से कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। दूसरे मर्दों से नहीं, मगर अपने आप से मैं आपको ज्यादा देर तक नफरत नहीं करने दूंगा, ये वादा है मेरा। अब की बार नौफिल भी संजीदगी से उसको देखकर कहता हुआ वहां से चला गया। दूसरी तरफ शानजे उसको गुस्से में घूरती रह गई। उसकी नजरों में नौफिल का इमेज मजीद खराब हो गया। वो दूसरी मुलाकात में भी उसे फ्लर्ट कर रहा था। छी छोरा कहीं का। तमाम गेस्ट की मौजूदगी में निहाल ने अनाया को अपने हाथ से रिंग पहनाई। बहुत सारी रश्क और हसद की मिली जुली नजरें उन दोनों के ऊपर मरकूज थी। निहाल और अनाया एक साथ खड़े हुए परफेक्ट मैच लग रहे थे। निहाल ने जब अनाया को रिंग पहनाई तो अनाया ने नजर उठाकर निहाल को देखा और उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। अनाया फौरन अपनी नजर झुका गई, जिस पर निहाल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। उस लम्हे निहाल की फीलिंग्स अनाया के लिए बहुत मुख्तलिफ थी। जिन नजरों से वह अनाया को देख रहा था, शायद पहले कभी उसने अनाया को इस तरह ना देखा हो। दूसरी तरफ अनाया जो पहले ही उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, आज मजीद निहाल को देखकर कंफ्यूज हो रही थी। मेरे भाई, अब थोड़ा कैमरे की तरफ भी देख लो। कैमरामैन कब से तुम्हारी तस्वीरें लेने के लिए मुंतजर खड़ा है। नुमैर के बोलने पर निहाल ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वाह बेटा, वहां तो बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देखा जा रहा था, और भाई को ऐसे देख रहे हो जिससे कच्चा ही निकल जाओगे। नुमैर के बोलने की देर थी। आसपास के तमाम लोग उसकी बात पर हंस पड़े, जिससे अनाया मजीद कंफ्यूज हो गई। नुमैर, अगर तुम अब अपना मुंह बंद नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। निहाल ने अब की बार घूरने के बजाय अनाया को नर्वस देखकर नुमैर को बहुत प्यार भरे अंदाज में धमकी दी, जिस पर वो सैड स्माइल लेकर खामोश हो गया। इतनी देर से अकेले क्यों खड़ी हो? क्या सोच रही हो? नुमैर काफी देर से मनाल को देख रहा था, जो सबसे अलग थलग खड़ी थी। तभी उसके पास आकर पूछने लगा। सारा मूड खराब कर दिया जोजो और टीना ने ना आकर। मुझे स्पेशली टीना से तुम्हें मिलवाना था।
वो अभी भी बेजार दिखाई दे रही थी। मुंह बनाती हुई नुमैर से बोली, मिनाल, तुम्हारी जिंदगी में अब जोजो और टीना ही रह गए यार। उनके बिना तुम्हारा दिल ही नहीं लगता। हर वक्त उनके साथ रहती हो, हर वक्त उनकी बातें करती हो। तुम्हारी अपनी फैमिली और स्पेशली मैं, हम कहाँ पर हैं तुम्हारी लाइफ में। निहाल की मंगनी की वजह से नुमैर आज बहुत खुश था और वो किसी भी बात को लेकर गुस्सा नहीं करना चाहता था, मगर वो मिनाल की बात का बुरा मनाता हुआ बोला, तो तुम्हें मेरे फ्रेंड्स बुरे लगते हैं? मिनाल ने तेवरी चढ़ाकर नुमैर से पूछा। सच बोलूं तो हाँ, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का मरकज अपने फ्रेंड्स की जात को ही बना लिया है। चंद माह से तुमने अपने फ्रेंड्स की वजह से न सिर्फ अपनी फैमिली को बल्कि मुझे भी इग्नोर किया हुआ है। नुमैर बिगड़े मूड के साथ बोला। अच्छा, तुम अपना मूड तो ठीक करो। तुम्हें कहा इग्नोर कर रही हूं मैं? मिनाल फौरन उसकी नाराजगी के डर से बोली, वरना नुमैर उसे 2 दिन तक रूठा रहता और उसे बिला वजह की नुमैर की मिन्नतें करते हुए उसे मनाना पड़ता। मूड ठीक है मेरा, मगर मैं अपनी जात की इग्नोरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो स्टेज पर निहाल और अनाया को मुबारकबाद देते हैं। अनाया का नाम सुनकर मिनाल का मुंह कड़वा हो गया, मगर वह नुमैर की नाराजगी का सोचकर नुमैर के साथ स्टेज की तरफ निहाल और अनाया के पास जाने लगी। वो अपनी जिंदगी में आने वाली इतनी नई तब्दीली से बहुत खुश था। बहुत जल्द वो उसके दिल में जगह बना गई थी। वो अपने बेडरूम में बेड पर लेटा हुआ आंखें बंद करके अपने आने वाली जिंदगी के हसीन ख्वाब देख रहा था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे वो कमरे में अकेला मौजूद नहीं है, कोई और भी उसके साथ मौजूद है। किसी दूसरे वजूद की मौजूदगी के एहसास से उसने अपनी आंखें खोली। सामने वाली दीवार के साथ फरहीन को खड़ा देखकर एक पल के लिए वो खौफजदा हो गया और उठकर बैठा। फरहीन पुरस्रार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए चलती हुई उसके करीब आई। वो खौफजदा नजरों से उसे देखने लगा। फिर मरने के बाद कौन इस तरह आ सकता था? वो दिल ही दिल में सोचने लगा। मेरी जिंदगी से, मेरी आंखों से जिंदगी के ख्वाब नोचकर तुम खुद अपनी जिंदगी के हसीन ख्वाब देख रहे हो। हमेशा तड़पते रहोगे। तुम्हें कभी भी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। तरसोगे तुम खुशियों के लिए। फरहीन की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभने लगी। तड़प कर उसने अपनी आंखें खोली। उसका पूरा चेहरा ही नहीं, पूरा वजूद पसीने में शराबुर हो रहा था। जल्दी से उठकर उसने अपने कमरे की लाइट खोली और अपने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ये ख्वाब था इतना भयानक? वो खुद से मुखातिब हुआ। उसका दिल बुरी तरह घबराने लगा। कमरे की लाइट बंद किए बिना वो वापस आकर बेड पर लेट गया और कमरे की छत को घूरने लगा। उसे मालूम था अब उसे नींद नहीं आएगी। रात भर जागने के बायस सुबह उसका सर दर्द से भारी हो रहा था। मेज पर अपने सामने खुली हुई फाइल में वो कोई केस देख रहा था जब सिद्दीक एक लड़की को मारता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर लाया। क्यों शोर मचा रखा है सिद्दीक? कौन है ये? नौफिल ने माथे पर नागवार शिकने लाते हुए सिद्दीक से पूछा। सर, ये वही बदबख्त है जिसके खिलाफ चंद दिनों पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, एक मासूम लड़की की इज्जत से खेलने वाला। सिद्दीक ने उस लड़की की गुद्दी पर जोरदार हाथ जड़ा और नौफिल को बताने लगा, जिस पर नौफिल की पेशानी की शिकनों में मजीद इजाफा हुआ। नौफिल कुर्सी से उठता हुआ उस लड़की के सामने आकर खड़ा हुआ। बहुत मर्दानगी है तुझमें? नौफिल ने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए पूछा। सर, सारी गलती मेरी नहीं है। उसकी मुझसे खुद सेटिंग चल रही थी, मगर उसने मंगनी किसी और से कर ली, इसलिए मैंने। वो लड़का अपना एतराफ जुर्म करता हुआ बताने लगा। इसलिए तुमने मर्दानगी के नाम पर अपनी औकात दिखाई। नौफिल उसका गरिबान पकड़कर पूछने लगा। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। उसने मुझे ठुकराया, मैंने उसे किसी दूसरे मर्द के काबिल भी नहीं छोड़ा। वो लड़का कमीनगी से हंसता हुआ बोला। सिद्दीक, इससे पहले इसका केस आगे जाए, आज इसकी सारी मर्दानगी पुलिस के डंडे से बाहर निकाल दो। इसे पुलिस के डंडे के ऐसे जौहर दिखाओ कि आइंदा ही किसी औरत की तरफ देखना तो दूर, खुद को मर्द कहलाने के काबिल न समझे। नौफिल अपने सामने खड़े उस लड़के को देखकर सिद्दीक से कहता हुआ बाहर निकल गया। ओहो, तो वो नौफिल भाई थे पुलिस वाले जिनको तुमने थप्पड़ दे मारा? बहुत अफसोस की बात है शानजे, वो तो इतने शरीफ इंसान है। कॉलेज की छुट्टी के वक्त वो दोनों बातें करते हुए बाहर निकलने लगी। तब अनाया अफसोस करती हुई शानजे से कहने लगी। अनाया ने अक्सर नुमैर के मुंह से नौफिल का नाम सुना था
اور ایک دو دفعہ سرسری دیکھا بھی تھا، مگر اپنی منگنی والے دن نہال نے اس کا نوفل سے تعارف کروایا اور وہ عنایا کو اچھا بھی لگا۔ واہ بھائی، مان گئے۔ اب اگر وہ تمہارے منگیتر کا پکا والا دوست نکل آیا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ شریف ہے۔ بتایا تو تھا میں نے تمہیں کس طرح وہ مجھے اپنی طرف کھینچ کر چماٹ نہیں رکھ کر دیتی نا اسے، اس کے منہ پر۔ معلوم نہیں کیا کرتا وہ۔ اور تمہاری منگنی والے دن بلا وجہ میں فری ہو رہا تھا۔ انتہا کا کوئی ٹھرکی اور فضول ٹائپ کا انسان ہے، ایک نمبر کا چھچھورا۔ شان سے سر چھٹکتے ہوئے کہنے لگی، یہی بات تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، انہوں نے آخر ایسا تمہارے ساتھ کیوں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں شانزے تم انہیں پسند آ گئی ہو؟ انایا نے اب کی بار مسکراتے ہوئے اس سے کہا، پسند آنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلی ملاقات میں انسان اونٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگ جائے؟ کوئی عمران ہاشمی کی فلم چل رہی ہے کیا؟ اور اسے محبت نہ ہی ہو تو یہی اس کی صحت کے لیے بہتر ہے، نہیں تو آپ کی باری جوتی اتارنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ شانزے کو اب نوفل کی شکل یاد کر کے غصہ آنے لگا۔ کیا ہر وقت جنگجو طیارہ بنی رہتی ہو؟ کبھی تو کوئی لڑکیوں جیسا ریئیکٹ کیا کرو۔ ویسے برے نہیں ہیں نوفل بھائی، ایک دفعہ غور کر لو۔ عنایان نے اسے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ منگنی والے دن نمیر اسے شانزی کے متعلق کافی کچھ پوچھ چکا تھا اور سرسری سا نوفل کے بارے میں بھی اس سے بتایا کہ نوفل کی مدر کے آنے پر وہ باقاعدہ رشتہ لے کر اس کی دوست کے گھر جائے گا۔ او ہیلو، یہ منگنی کر کے تم کچھ زیادہ ہی اماں نہیں بن گئی ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا مجھے چڑ ہے مردوں سے، اور نوفل ایک مرد ہی ہے۔ شانزیہ عنایا کو گھورتی ہوئی بولی، شادی بھی ایک مرد سے ہی کی جاتی ہے میری پیاری دوست، ساری زندگی ایسے نہیں گزارو کہ تم بنا شادی کے۔ عنایا اس کی گھوری کو خاطر میں لائے بغیر اس کا برین واش کرنے لگی۔ تمہیں میری ساری پرابلمز معلوم ہے عنایا، میرے گھریلو حالات، ایک امی کے سوا میرے پاس کون ہے بھلا؟ اور یہ ساری باتیں ایک طرف، مجھے یہ مرد کی ذات نہایت مفاد پرست لگتی ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے عورت کے پاس آنے والی قوم ہے یہ، میرا دل نہیں مائل ہو سکتا۔ شانزیہ عنایا کو دیکھتی ہوئے بتانے لگی۔ اتنے میں عنایا کا موبائل بجا۔ ہیلو نمیر بھائی، خیریت؟ نمیر کی موبائل پر کال دیکھ کر عنایا کو حیرت ہوئی۔ کلاس آف ہو گئی تمہاری؟ نمیر کا موبائل پر لہجہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ جی بس گھر جانے والی ہوں۔ وہ سب ٹھیک ہے نا؟ عنایا نے اس سے پریشان ہو کر پوچھا، کیونکہ نمیر نے اس طرح کبھی کال نہیں کی تھی۔ نہیں یار، خیریت نہیں ہے، تم باہر آؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ نمیر کی بات سن کر اب عنایا کو پریشانی ہونے لگی، اس لیے وہ جلدی سے شانزے کو بائے کہہ کر کالج سے باہر نکل گئی۔ نمیر اس کا کار میں انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا نمیر بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ مامو جان خیریت سے ہے نا؟ عنایا نے آتے ہی نمیر سے سوالات شروع کر دیے۔ کار میں بیٹھو، بتاتا ہوں، نمیر نے اس کے سوالات کے جواب میں کہا۔ کار سٹارٹ کرنے لگا۔ عنایا جلدی سے کار میں بیٹھ گئی۔ نمیر کار سٹارٹ کر کے اسے کالج سے لے گیا۔ عنایا کے کالج سے نکلنے کے بعد شانزے بھی بس کے انتظار میں اسٹاپ پر کھڑی ہوئی تھی، تبھی اس کے پاس ایک کار آ کر رکی، جس میں سے اترنے والی شخصیت کو دیکھ کر شانزے کے چہرے پر بیزاری چھا گئی۔ کیسی ہو تم؟ نوفل کار سے اترنے کے بعد شانزے کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ بہت بدتمیز، پچھلی 2 ملاقاتوں میں اندازہ نہیں ہوا تمہیں؟ شانزے اپنے چہرے پر چھائی بیزاری اسے محسوس کراتی ہوئی اپنے سامنے کھڑے ڈھیٹ انسان کو کہنے لگی، جو اس کو گھورنے میں مصروف تھا اور اب اس کی بات سن کر باقاعدہ ہنس رہا تھا۔ حسین لوگ اکثر بدتمیز ہی ہوا کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اب کی بار یہ کمبینیشن مجھے بہت اٹریکٹ کیا ہے۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ نوفل دلچسپی سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا، اور آج بھی پچھلی 2 ملاقاتوں کی طرح اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس دن شاید تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، فوراً 9-2-11 ہو جاؤ یہاں سے۔ شانزے نے اس کو دیکھ کر سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ مس شانزے، مجھے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ تمہاری عزت بھی پیاری ہے، جبھی پیار سے کہہ رہا ہوں، ہم آرام سے کار میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اب کی بار نوفل بھی سنجیدگی سے بولا۔ اپنا نام اس کے منہ سے ایک پل کے لیے شانزے چونکی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہ پولیس کی وردی تم نے گنڈا گردی دکھانے کے لیے پہنی ہے؟ ایک دفعہ کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی؟ انٹرسٹ نہیں ہے مجھے تم سے بات کرنے میں، شانزے جان بوجھ کر تیز آواز میں بولی، جس سے آس پاس کے لوگ متوجہ ہوئے۔
ابھی تک تو میں نے بہت سیدھے طریقے سے تم سے بات کی تھی، لیکن تمہارے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ تم حسین اور بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہو۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے، پولیس والے انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالتے ہیں۔ نوفل نے شانزے کے چیخنے کا نوٹس لیے بغیر اس کا بازو پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ شانزے کو کار میں بٹھا کر وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو شانزے چیختی ہوئی بولی، زبردستی کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے، میرا تو سیدھا سیدھا تمہیں پرپوز کرنے کا ارادہ تھا۔ نوفل چہرے پر مسکراہٹ سے جائے شانزے کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو۔ شانزے نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ کیوں؟ میں تمہارے ابا جی کی عمر کا ہوں یا تم خود کو ننھی چوزی سمجھتی ہو؟ میں ایک پڑھا لکھا اچھا خاصا کھاتا کماتا مرد ہوں اور تم بھی بالغ لڑکی ہو شادی کے لائق۔ نوفل نے اپنے برابر میں بیٹھی شانزے کا نظر بھر کر بھرپور جائزہ لیا اور کار سٹارٹ کر دی۔ روکو گاڑی، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ شانزے اسے کار چلاتے دیکھ کر دھمکی دینے لگی۔ ڈرو نہیں، ابھی تمہیں اپنے گھر نہیں لے کر جا رہا، بلکہ تمہیں تمہارے ہی گھر چھوڑ رہا ہوں۔ ویسے میں بہت جلد تمہیں اپنے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، بینڈ باجے کے ساتھ، پھر بے شک تم مجھے نہیں چھوڑنا۔ نوفل اب شوق نظر اس پر ڈال کر ڈرائیو کرنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی فضول بات کرنے کی؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ شانزے غصے اور حیرت بھرے تاثرات کے ساتھ اس کو دیکھ کر کہنے لگی، ہمت کو چیلنج مت کرو، ہمت ہی تو ہے جو بڑے بڑے کام بنا خوف کے کر دیتی ہے یہ۔ مگر کیا ہے نا، تمہارے معاملے میں شرافت آڑے آ جاتی ہے۔ یہ روز روز ڈیٹ شیٹ لگانا، روٹ نہ منانا، موبائل پر بلا وجہ لمبی لمبی گفتگو کر کے حال دل سنانا، میرے خیال میں سست عاشقوں کے کام ہے۔ مگر میں آدمی ہوں ذرا دوسری قسم کا۔ پسند آ گئی ہو تم مجھے، شادی کرنا چاہتا ہوں میں تم سے، اس لیے بہت جلد میں تمہیں اپنے گھر لے آؤں گا۔ نوفل نے ڈرائیونگ کے دوران مسکرا کر شانزے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے؟ شانزے نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اس فاسٹ عاشق کو دیکھا جو کہ تیسری ملاقات میں اسے شادی کی بات کر رہا تھا، جبکہ میرے نزدیک تو اسے فری ہونا کہتے ہی نہیں ہے۔ معلوم ہے فری ہونا کہتے کسے ہیں؟ شانزے کے گھر کے آگے گاڑی روک کر وہ اس کی سیٹ پر جھکتا ہوا بولا۔ شانزے وارننگ دینے والے انداز میں چیخی۔ نوفل اس سے زیادہ زور سے روب جمانے والے انداز میں چیخا، مگر شانزے کو بے خوفی سے پلک جھپکائے بنا مسلسل دیکھتے نوفل کے چہرے کے تاثرات نرم ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اگر تھوڑی دیر اور ایسے ہی گھورتی رہے نا، ابھی اسی وقت قاضی لے آؤں گا۔ نوفل اس کو دیکھ کر دوبارہ سنجیدگی سے گویا ہوا، جس پر شانزے دانت پیس کر اسے دیکھنے لگی۔ کار کا دروازہ کھول کر اسے بغیر کچھ کہے گھر کے اندر چلے گئے۔ نمیر بھائی، آپ بتا کیوں نہیں رہے ہیں؟ آخر کس کی کنڈیشن سیریس ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ نمیر انایا کو ریسٹورنٹ لے آیا اور ڈرائیونگ کے دوران بس اتنا ہی بولا تھا کہ ایک سیریس کنڈیشن ہے، جس پر انایا گھبرانے لگی، مگر اب دور سے نہال کو ریسٹورنٹ میں آتا دیکھ کر وہ بات کو مکمل طور پر سمجھ گئی تھی اور خفا ہوتی ہوئی نمیر کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نہال کو بھی نمیر نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کا کہہ کر یہاں کا ایڈریس سینڈ کیا تھا اور فوراً پہنچنے کو کہا تھا، مگر وہاں پر نمیر کے ساتھ انایا کو موجود دیکھ کر نہال اپنے بھائی کی شرارت سمجھ گیا۔ اس وقت نہال کو نمیر کی یہ شرارت ذرا بری نہیں لگی، اس لیے وہ مسکراتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا۔ تم دونوں کی منگنی کو ایک ہفتہ گزر گیا ہے، مگر تم دونوں سے زیادہ بورنگ کپل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر آج تم دونوں کو دھوکے سے نہیں بلاتا تو تم نے بارات والے دن ہی گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنا تھا۔ نمیر قریب آتے ہوئے نہال کو دیکھ کر بولا، جس پر نہال مسکرانے لگا، اور تم جو تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہی تھی نا کہ کس کی سیریس کنڈیشن ہے، یہ جو تمہارے سامنے 6 فٹ کا بندہ کھڑا ہے نا، ہفتہ ہو گیا ہے اس کو خیالوں میں کھوئے کھوئے، قسم سے یہ اکیلے بیٹھا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ نمیرہ بنایا کو نہال کی کنڈیشن بتانے لگا، جس پر نہال نے سنجیدہ ہو کر نمیر کو آنکھیں دکھائی۔ وہیں انایا نہال کو دیکھنے لگی، مگر نہال کی نظر خود پر محسوس کر کے وہ پلکیں جھپکا گئی۔ میرے خیال میں نمیر تمہیں واپس آفس جانا چاہیے، اب تمہارا کام ختم ہو گیا۔ نہال کی بات پر نمیر ہنس دیا۔ وہ تو میں چلا جاؤں گا، مگر پلیز اب تم دونوں ایک دوسرے کو اپنا حال دل سنانا، کہیں موسم کا حال بتانے نہیں بیٹھ جانا۔ نمیر نہال کو آنکھ مار کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ نہال مسکراہٹ چھپایا بنایا کو دیکھ رہا تھا۔
कॉलेज के वाइट ड्रेस में वो उससे पहले ही की तरह कोई छोटी सी बच्ची लगी थी, जो शायद होमवर्क ना करने पर शर्मिंदा सी नजर झुकाए खड़ी थी। कब तक खड़े रहना है? आओ बैठते हैं। निहाल ने अनाया के लिए चेयर खिसकाई और उसे बैठने का इशारा किया। अनाया चुप करके बैठ गई। कैसी हो तुम? निहाल अब अनाया के सामने कुर्सी पर बैठकर उसको देखता हुआ खैरियत मालूम करने लगा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अनाया ने हिम्मत करके निगाहें उठाई और उसका हाल पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तो था मेरा हाल। अनाया की आंखों में देखता हुआ निहाल बोला। उसकी बात सुनकर अनाया एक दफा फिर अपनी पलकें झुका गई। कहीं तुमने इस बात को महसूस तो नहीं किया कि हमारे एंगेजमेंट के बाद मैंने तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं किया? निहाल अनाया को देखते हुए पूछने लगा। नहीं, मैंने महसूस तो नहीं किया। वैसे आपने कॉल क्यों नहीं की? अनाया के मुंह से बेसाख्ता निकला, जिस पर निहाल के चेहरे पर एकदम गहरी मुस्कुराहट आई, जिससे अनाया अच्छी खासी शर्मिंदा हो गए। यानी तुमने महसूस किया? निहाल अब गौर से उसको देखता हुआ पूछने लगा। ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अनाया अपनी सफाई पेश करते हुए बोली। तो फिर जो मतलब था बगैर शर्माए मुझसे शेयर करो। निहाल अनाया से पूछने लगा। एंगेजमेंट में बाद में सब एक दूसरे से फोन पर बातें करते हैं ना, तो मैं समझ रही थी शायद आप भी। अनाया ने अपने दिल में आई बात निहाल से शेयर की। अनाया, तुम्हें मालूम है मुझ में और नुमैर में सिर्फ 1 साल का फर्क है। उसके बावजूद हम दोनों की बहुत सी आदतें एक दूसरे से मिलती हैं, मगर शादी की बात को लेकर हमारे नजरियात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नुमैर की सोच है कि शादी से पहले ही लड़का लड़की में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हों, एक दूसरे के मिजाज को समझते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजार सके। मगर मेरी सोच इस मामले में थोड़ी मुख्तलिफ नौयत की है। मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले कायम होने वाले रिश्ते में लड़का लड़की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख लेते हैं, और जब वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते तो उन दोनों के बीच नाचाकियां पैदा होती हैं, जिससे उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन वीक हो जाता है। मैंने अपने दिल के दरवाजे को कभी भी किसी मामूली दस्तक से आज तक खुलने नहीं दिया। मुझे मामा की चॉइस पर भरोसा था और अब मैं सेटिस्फाइड भी हूँ। लेकिन अगर तुम कहती हो तो हम कॉल पर बात कर लेते हैं। निहाल अनाया को देखते हुए बोला। नहीं, मैं आपकी सोच, आपके नजरिए से 100% मुतफिक हूँ। अनाया की बात सुनकर निहाल मुस्कुरा दिया और खाने का ऑर्डर देने लगा। लंच करने के बाद अनाया के मना करने के बावजूद निहाल उसको शॉपिंग करवाने ले गया। वापसी पर तकरीबन शाम हो चुकी थी और अनाया कभी भी कॉलेज से इतना लेट नहीं आई थी। जब निहाल ने घर आने के आगे कार रोकी तो परेशानी अनाया के चेहरे से आया होने लगी। चलो, तो मैं घर के अंदर छोड़कर आ जाऊं मैं? निहाल उसकी परेशानी भांपता हुआ बोला। मगर वो मामी, अनाया ने झिझकते हुए कहा। डरना छोड़ दो अनाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, गाड़ी से उतरो। निहाल बोलता हुआ खुद भी कार से उतरा। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ मरी हुई थी तुम? अनाया घर में दाखिल हुई तो इशरत भरी हुई बैठी थी। उसने अनाया के पीछे निहाल को नहीं देखा। अनाया की शक्ल देखकर वो गुस्से से चीखी। ये कौन सा तरीका है खालाजानी बात करने का? वो मेरे साथ थी। नुमैर, सरवत और निहाल, इन तीनों को इशरत की यह बात पसंद नहीं थी कि वो किसी आए गए का लिहाज किए बगैर अनाया को बुरी तरह डांटती थी। नुमैर और सरवत अक्सर इशरत को उसकी इस आदत पर टोकते थे, मगर बुरा लगने के बावजूद निहाल ने इशरत को कुछ नहीं बोला था। मगर आज निहाल को शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि इशरत सच में अनाया के साथ काफी ज्यादती करती है। ओहो, तो ये तुम्हारे साथ मौजूद थी? कम से कम बताना तो चाहिए था ना, बंदा एक फोन ही कर देता है। इशरत तो गुस्सा अभी भी था, मगर निहाल को देखकर अब की बार वो थोड़ा नरम लहजे में बोली। शायद वजह यही थी कि निहाल ने आज पहली बार इशरत को टोका था। खालू को कॉल कर दी थी मैंने खाला जानी, अब मालूम नहीं उन्होंने आपको क्यों बताना मुनासिब नहीं समझा। खैर छोड़ें इस बात को, आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? निहाल सोफे पर बैठता हुआ बोला और काफी सारे शॉपर्स उसने टेबल पर रखे। इशरत भी उसके सामने सोफे पर बैठ गई। हाँ, तुम्हारे खालू को क्या जरूरत पड़ी है जो अपनी भांजे के बारे में मुझसे कुछ बातें करें? मेरी तबीयत को क्या होना है? आए दिन कोई ना कोई तकलीफ ही रहती है, कभी जोड़ों में दर्द तो कभी घुटनों में।
इन शॉपर्स में क्या मौजूद है? इशत ने अपनी तबीयत का रोना रोते हुए शॉपर्स में मौजूद चीजों को देखकर पूछा। ये मैंने अनाया के लिए अपनी पसंद के कुछ ड्रेसेस दिए हैं। खड़ी क्यों हो अनाया, बैठ जाओ। निहाल ने इशरत को जवाब देने के साथ साथ अनाया को भी मुखातिब किया, जो कि वैसे ही खड़ी थी। बैठे क्यों, जाओ जाकर कॉफी बना कर लाओ मेरे और निहाल के लिए। इशरत का शॉपिंग के बारे में सुनकर मजीद मूड खराब हुआ, इसलिए अनाया को घूरती हुए बोली, रहने दे खाला जानी, अनाया थक गई होगी, आप बुआ को कॉफी का बोल दें। अनाया, यहाँ आकर बैठो। निहाल ने एक दफा दोबारा इशरत को बोलकर अनाया को मुखातिब किया और आंख के इशारे से उसे अपने बराबर में बैठने के लिए कहा। अनाया चचकती हुई निहाल के सोफे पर काफी दूर फासला बनाकर बैठ गई। यार, इतना चुप कैसे रह लेती हो तुम? कोई अपने ही घर में मेहमान बनकर रहता है। हंसा करो, बातें किया करो, खुश रहा करो। निहाल अब दोस्ताना अंदाज में अनाया को देखकर बोला। वो हड़बड़ाकर इशरत को और फिर निहाल को देखने लगी। कोई नहीं, तुम्हारे सामने अदाकारी कर रही है, वरना इसी कमरे से तो हर वक्त गुनगुनाने की या अपने दोस्त से फोन पर बातें करने की आवाजें आती रहती हैं। इशरत उन दोनों को एक साथ बैठा देखकर मजीद जल गई और तपे हुए अंदाज में बोलने लगी। अनया सर झुकाए अंदाज में ऐसे बैठी थी जैसे इशरत उसकी गलतियां गिनवा रही हो। यही तो मैं कह रहा हूँ खाला जानी, इसने अपनी दुनिया अपने कमरे में ही बनाई हुई है, इसे बाहर भी बिल्कुल इसी तरह रहना चाहिए। मगर आपकी अदाकारी वाली बात से मैं एग्री नहीं करता। अनाया में बिल्कुल दिखावा नहीं है। अगर इसमें दिखावे वाली क्वालिटी मौजूद होती तो मैं मामा की चॉइस पर कभी भी एग्री नहीं करता। जहर लगती है मुझे बन बनकर बोलने वाली लड़कियां। निहाल ने इशरत को देखते हुए कहा तो इशरत मजीद किलस कर रह गई, क्योंकि 2-3 माह से मनाल का ऐसे ही स्टाइल हो गया था, मुंह बना बनाकर बात करने वाला। खैर, जो भी है, अभी तुम्हारी मंगनी हुई है, शादी नहीं। इस तरह मंगेतर को लिए लिए फिरना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं, जरा एहतियात से काम लो तुम भी। इशरत ने लगे हाथों निहाल को टोकना जरूरी समझा। खाला जानी, आप भी कितनी भोली हैं। एहतियात से मुझसे ज्यादा नुमैर और मिनाल को काम लेना चाहिए। उनकी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई, बल्कि मैं तो मामा से कह भी रहा था, उन दोनों के बारे में अगर लोग बातें बनाएंगे तो कुछ गलत भी नहीं होगा। खैर, मैं चलता हूँ, आप ख्याल रखिएगा। निहाल मुस्कुराता हुआ उठ गया, जबकि निहाल की बात सुनकर इशरत का अच्छा खासा मुंह बन गया। सैटरडे को शाम में रेडी रहना, मेरे दोस्त ने हमें इनवाइट किया है डिनर पर, और तुम 11 बजे तक सोती रहो, 10 बजे फोन करूंगा मैं तुम्हें। निहाल अब अनाया को देखता हुआ बोला और खुदा हाफिज कहकर चला गया। अनाया को इतना अंदाजा हो गया था, ना ही निहाल रात को कॉल करेगा और ना ही उसे कहीं दोस्त के यहाँ डिनर पर लेकर जाएगा। वो सिर्फ अपनी खाला जाने को सुनाने के लिए अनाया को बोल रहा था। निहाल के जाने के बाद इशरत अनाया को इस तरह से घूर रही थी जैसे वो उसे कच्चा ही चबा जाएगी। अनाया ने खामोशी से टेबल पर से अपने शॉपर्स उठाए और अपने कमरे में जाने में ही आफियत जानी। दोपहर का वक्त था जब शानजे कॉलेज से आई। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी। बस उसे मेन रोड पर उतारती गली में 15 मिनट के वॉक पर चलने के बाद घर आना था और इस वक्त पसीने पसीने हो रही थी। नायला को सलाम के बाद वो फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगी। अम्मी, क्या हुआ? आप रोई है ना? बताएं मुझे, किसी ने कुछ कहा है? शानजे नायला की सूजी हुई आंखें देखकर बोली। कल रात अकरम के अब्बा ने किराया देने से साफ इनकार कर दिया। 15 दिन से खाने का कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। जो पैसे बचे थे उससे मैं बिजली का बिल अदा कर आई। दुकानदार ने उधार पर सामान देने से मना कर दिया है। घर में राशन भी बिल्कुल खत्म हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नायला ने आज तक अपनी परेशानियों का रोना कभी फरहीन या शानजे के आगे नहीं रोया था, मगर अब वक्त के साथ साथ उनका दिल काफी कमजोर हो गया था। इस अकरम के बाप को तो मैं अभी ठीक करके आती हूँ। समझ क्या रखा है आदमी ने आखिर? हम औरतें हैं तो हमें बावर करवा देगा, दबा लेगा और मुफ्त में रहता रहेगा। शानजे नायला के आंसू साफ करती गुस्से में उठी तो नायला ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठा लिया। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उससे जाकर लड़ने की। अपनी बीवी बच्चों को बातें सुनाता रहता, हर वक्त लड़ाई झगड़ों की आवाज आती है। तुम कुछ बोलोगी वो झगड़ा करेगा, बदतमीजी करेगा, मोहल्ले वाले सिर्फ तमाशा देखेंगे, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा, बातें अलग बनेगी। नायला ने रोते हुए शानजे को समझाया।
अम्मी इस तरह से डरने से तो वो हम पर और हावी हो जाएगा, कभी भी किराया नहीं देगा। और ये बशीर कितना मनहूस आदमी है, हमेशा उससे पैसे देकर ही मैं सौदा सर्फ लिया है। उसे कौन सी मौत पड़ी है उधार सामान देते हुए? कौन सा उसके पैसे लेकर हम अपनी कब्र में जाएंगे या घर छोड़कर भाग जाएंगे? शानजे गुस्से में बोली। जिन घरों में मर्द नहीं होते, माशरा उन औरतों को कमजोर और बेबस समझकर ऐसे ही दबाता है। तुम्हें किसी से कुछ भी बोलने की, लड़ने की, झगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर औरतें अकेली हो तो उन्हें मर्दों से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जाओ, कल रात की दाल किचन में रखी है, खाना खा लो, मैं कुछ ना कुछ पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। नायला अपने आंसू साफ करती शानजे से बोली। इतने में घर का दरवाजा बजा। नायला ने जाकर दरवाजा खोला। ये किसका सामान लेकर आ गए हो भाई? नायला ने हैरत का इजहार करते हुए अपने सामने खड़े बशीर से पूछा, जो आटे की बोरी के साथ साथ 3 बड़े बड़े शॉपर्स में सामान लिए खड़ा था। शानजे सहन में खड़ी हुई बशीर को देखने लगी। बहन जी, ये सामान महीने भर का राशन है जो आप हर माह हमारी दुकान से लेती हो। मैंने सोचा आप कहाँ इतनी दूर चलकर आओगी, मैं खुद ही सामान आपके घर पहुंचा देता हूँ। बशीर काफी तमीज और खुश अखलाकी का मुजाहरा करता हुआ बोला। भाई, ऐसा है कि अभी हमें इस सामान की जरूरत नहीं है, आप इसे वापस ले जाएं, मैं खुद बाद में आकर ही ले जाऊंगी। सारे सामान की जरूरत होने के बावजूद पैसे ना होने की वजह से नायला ने बशीर को जवाब दिया। बहन जी, अभी सारे सामान मैं वापस लेकर तो नहीं जाऊंगा, ये सामान आप रख लो, पैसों का मसला नहीं है, जब कभी आपके पास हो आप तब दे देना। आप हमारी पुरानी ग्राहक हो, कोई मसले की बात नहीं है। बशीर लहजे में शीनी घोलते हुए नायला से कहने लगा, जबकि नायला के उधार के बोलने पर वो इससे काफी बदलिहाजी कर चुका था। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे एहसान की, अपना ये सारा सामान उठाओ और रफा दफा हो जाओ। शानजे चीख कर बशीर से बोली। शानजे, बिल्कुल खामोश हो जाओ और अपने कमरे में जाओ। नायला ने तेज लहजे में बेटी को टोकते हुए कहा। सही है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, पैसे मैं आपको 1 या 2 दिन में पहुंचा दूंगी। नायला ने बशीर से कहा। पैसों की कोई फिक्र नहीं है बहन जी, आप अगले माह एक साथ दे दीजिएगा, और अगर तब भी पैसे मौजूद नहीं हुए तो कोई मसले की बात नहीं है। आप बहनों की तरह हैं और आपको दुकान पर आने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से दुकान काफी दूर है, आप कहाँ पैदल चलकर आएंगी? महीने की पहली तारीख पर छोटा खुद आकर सामान आपको दे जाएगा। बशीर खुश अखलाकी से बोलता हुआ वहां से चला गया, जबकि नायला और शानजे दोनों उसकी हैरान रवैया देखती रह गई। अभी वो हैरत ज़्यादा होकर एक दूसरे से बात करती, दरवाजा एक बार दोबारा बजा। नायला ने जाकर दरवाजा खोला। 14 साल बच्चा जो कि गोश्त की दुकान पर काम करता था, सामने खड़ा था। आंटी, ये मैं बिल्कुल ताज़ा गोश्त लेकर आया हूँ, बच्चे ने चिकन और कीमे का शॉपर नायला की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मगर बेटे, ये क्यों लेकर आए हो? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा था। अब नायला हैरत ज़्यादा होकर उस बच्चे को देखती हुई बोली। अरे, सुबह ही तो भाई से कहा था आपने कि 2 किलो चिकन और 1 किलो कीमे का, ये जल्दी से पकड़े, दुकान पर ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। बच्ची जबरदस्ती नायला के हाथ में शॉपर थमाकर चला गया। शानजे नायला को किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई हैरत से देख रही थी। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नायला शानजे को हैरत से देखती हुई कहने लगी और गोश्त की शॉपर फ्रिज में रखने लगी। तभी एक बार फिर दरवाजा बजा। अब की बार शानजे ने दरवाजा खोला तो ऊपर किराएदार वाली आंटी मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। अरे नायला बहन, ये लो अपने पैसे और अच्छी तरह गिन लो, पूरे 3 माह का किराया है। वो खातून जबरदस्ती मुस्कुराती नायला को पैसे देने लगी। आज कैसे याद आ गया आपको ये किराया देना? शानजे अकरम क्या अम्मा को देखते हुए पूछने लगी। शानजे, नायला ने शानजे को आंखें दिखाते हुए टूका। 1 मिनट अम्मी, जरा मालूम तो होने दें। हाँ तो आंटी, जरा आप मुझे बताने की जहमत कर सकती हैं, ये शर्म आपको किसने दिलाई? शानजे अकरम क्या अम्मा की तरफ देखकर संजीदगी से पूछने लगी। एलो लड़की, एक तो मैं किराया लेकर आई हूं, ऊपर से तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अकरम की अम्मा ने अपने सामने उस छटांग भर की लड़की को देखते हुए कहा। अगर आप किराया लेकर आई हैं तो कोई एहसान नहीं कर रही आप हमारे ऊपर। आप सिर्फ मुझे उसका नाम बताएं जिसके कहने पर आप ये किराया लेकर आई हैं। शानजे को अब यकीन होने लगा था इस सब के पीछे जरूर किसी न किसी की कारस्तानी हो सकती है। वो आज सुबह सवेरे अकरम के अब्बा के पास आया। कोई एसपी आया था शायद। बड़ा ही रौब दिखा रहा था हम गरीबों पर।
अकरम के अब्बा को तो बुरी तरह धमका कर गया और ये भी कह कर गया है कि अगर इंसानों की तरह रहना है तो किराया देकर रहो। अरे नाइला बहन, तुम तो जानती हो हमारे खुद के हालात कौन से इस काबिल हैं कि बस महीने की 6-7 तारीख तक मोहलत दे दिया करना, तुम्हें किराया मिल जाएगा और हमें घर खाली करने का हरगिज मत कहना। अकरम की अम्मा मिन्नत समाजत करते हुए बोली और वहां से चली गई। कहीं नौफिल का तो जिक्र नहीं कर रही है? अभी शानजे किराएदार की बात पर सही से हैरान भी नहीं हुई थी कि नायला के मुंह से नौफिल का नाम सुनकर उसे करंट लगा। आप जानती हैं इस घटिया इंसान को? शानजे ने नायला को देखते हुए कहा। शानजे, मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तुम्हारी जबान बहुत खराब होती जा रही है, जरा तमीज से बात किया करो। हाँ जानती हूँ, 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई थी उससे, जब डॉक्टर के पास से वापस आ रही थी, तब रास्ते में गिर गई थी। उसे अपनी कार में बिठाकर मुझे घर तक छोड़ा था। बहुत नेक बच्चा है। नौफल नाम बता रहा था और ये भी कि वो पुलिस की नौकरी करता है। कह रहा था कि कोई भी काम हो मुझे याद कर लीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर भी देकर गया है। नायला शानजे को देखते हुए बताने लगी। नायला का नौफिल को नेक बच्चा कहने पर शानजे का दिल चाहा वो अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा करे। और आपने उसे हमारे घर के सारे मसले बता दिए होंगे। शानजे ने अफसोस से सर झटका। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल समझा हुआ है मुझे कि किसी अजनबी के सामने अपनी मुफलिसी का रोना रोऊंगी। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा उसे ये सब कैसे मालूम हुआ, मगर तुम उसे कैसे जानती हो? नायला अब शानजे से पूछने लगी, जिस पर शानजे ने पहली मुलाकात का गोल करके सरसरी से अंदाज में अनाया कि मंगनी वाले दिन के बारे में कुछ सच्ची कुछ झूठी बात बताकर अपने कमरे में चली गई।